बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और जो अब तक हमने कल से देखा है, जिस पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल हुआ, वहाँ पर एयरपोर्ट पर जो है वो वलीअहद खुद आए मोहम्मद बिन सलमान और उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर उसके बाद जिस गर्मजोशी के साथ गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बात हुई। पाक सऊदी क़यादत जो है वो दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा ख़ित्ते में जो है पाकिस्तान और जो सऊदिया हैं, इनके दरमियान 5 मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, जिनमें तवानाई, माहौल, सरमायाकारी और मईशत के लिए दो तरफ़ा जो ताउन है उस पर इत्तेफाक हुआ है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में तकरीबन 26 लाख के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो सऊदी अरब को अपना दूसरा घर मानते हैं और उनके जो मसाइल हैं उसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो कंसर्न है वो हम सब जानते हैं। सो इस हवाले से भी, और जो सऊदी अरब का विजन 2030 है उसमें पाकिस्तानियों को शामिल करने का जो मामला है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। ये जो दौरा है वज़ीर आज़म का, ये कितना अहम है, ये मुलाकातें कितनी अहम हैं और ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात में जो है वो किस तरह से इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे और कैसे इसमें पेशरफ्त होगी, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त आसिफ दुरानी साहब ने, साबिक एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, सबसे पहले तो ये कि क्या माजी करीब में जो हमने देखा कि कुछ पॉलिसीज़ में तब्दीली आई दोनों ममालिक की, कुछ मामला जो हालांकि बड़े देरीना दोस्ती जो है वो साल हर साल से इन दोनों ममालिक के दरमियान थी, लेकिन आप समझते हैं कि अब ये दोस्ती जो है उन नई पॉलिसीज़ में जो तब्दीलियां उसके साथ आगे बढ़ेगी, वो पॉलिसीज़ अपनी जगह रहेंगी और दोस्ती आगे बढ़ेगी? और क्या दोनों ममालिक अब ये समझ चुके हैं कि ये जो बदलती हुई पॉलिसीज़ हैं दोनों ममालिक की, अब ये इसी तरह से चलेंगी? देखिए, पॉलिसीज चेंज नहीं हुई हैं जी पाकिस्तान की तरफ से, तो ऐसे चेंज है, लेकिन ये था कि सऊदीया के अपने कंसर्न थे। जी। उनके जो इस वक्त नेबरहुड में जिस तरह की सूरत हाल है और उससे जो उनको जो कंसर्न थे, वो समझते थे कि शायद पाकिस्तान ने उस तरह से उस जेस्चर का मुजाहरा नहीं किया, उस गर्म जोशी का जो एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए डिलेमा ये है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन है, खासकर पर्शियन गल्फ में, और उसमें ईरान सऊदी फैक्टर जो था, उसमें फिर सऊदीज ने अब ये रियलाइज किया है कि पाकिस्तान ही एक्चुअली एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी है अगर रीजन के अंदर कोई हालात को बेहतर कर। मसलन अगर सऊदी और ईरान का टेस्ट था, जिसकी मैं तनाजुर से कह रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत बहस रही है इस विजिट के कॉन्टेक्स्ट में, और इसमें ईरान सऊदी फैक्टर जो है वो बड़ा डोमिनेट करता था। तो ये रियलाइजेशन की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी है एक्चुअली वही बहुत बड़ा एक, आप समझे, सहारा है और बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो खित्ते के अंदर अमन को लाने में कामयाब हो सकता है। वजह यह है कि अमेरिका पे गल्फ स्टेट का तो एतमाद हो सकता है, ईरान का नहीं। इजिप्ट पे ईरान का एतमाद नहीं, इसी तरह टर्की पे सऊदीया का एतमाद। तो ले दे के पाकिस्तान है जो इस खित्ते का न्यूक्लियर पावर है और उसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं सऊदी अरबिया के साथ, और ईरान हमारा नेबर है। ईरान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। ईरान पाकिस्तान के दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिफरेंस इन परसेप्शन जरूर है, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इसी तरह पाकिस्तान सऊदी अरबिया के साथ हमेशा खड़ा रहा और अब भी पाकिस्तान की तरफ की पूरी गारंटी है कि सऊदीया की जो जहां तक उसकी सॉवरेंटी है उसमें पाकिस्तान उसके साथ बराबर का खड़ा। ठीक, एम्बेसडर साहब ये ज़रा बताएं कि इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पे दौरा किया, बड़ा अहम दौरा था वज़ीर आज़म ने, और यकीनन ये अफ़गानिस्तान से जो यूएस फोर्सेस का पुल आउट है ये भी डिस्कस किया होगा। दोनों ममालिक सऊदी अरब और पाकिस्तान भी काफ़ी कंसर्न है अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, क्या 90s वाली खाना जंगी तो कहीं शुरू नहीं हो जाएगी। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान किस तरीके से इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि यूएस ट्रूप्स की विड्रॉल के बाद किसी किस्म का खाना जंगी या हालात ख़राब ना हो, बल्कि जो इंट्रा अफगान डायलॉग है वो कामयाबी के साथ आगे भी बढ़े और एक ऐसी हुकूमत कायम हो जिस पर अफगानिस्तान के अपने लोगों का उस पर एतमाद हो? देखिए, पाकिस्तान या सऊदी अरबिया अफगानिस्तान के अंदर अमन को इंश्योर नहीं कर सकते। वो उनके पास ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो कर सकते। ये काम अगर हो सकता है तो सिर्फ अफगान आपस में मिल बैठ के कर सकते।
لیکن افغانستان کی جس وقت پاور ڈائنامکس ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس کے اندر اس وقت ان کے درمیان کسی ریپروشما کا ابھی تک دور دور تک امکان نہیں، لہذا ہمارے لیے صورتحال جو ہے وہ بہت نازک ہے، ہمیں بہت کیئرفلی آگے بڑھنا ہوگا، اور اسی لیے اگر سعودیہ بھی اس میں اپنا رول ادا کر سکے تو فیسیلیٹیشن کا ہے، وہ فیسیلیٹیشن یہی ہو سکتی ہے کہ جو طالبان ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھیے دنیا جو ہے یہ 21ویں صدی ہے، اس میں آپ کا جو آرکائک اسلام ہے وہ نہیں چل سکتا، لہٰذا اگر آپ کی ہم ڈیفینیشن پہ جائیں تو پھر بوسنیا کا مسلمان مسلمان ہی ٹھہرے گا، سینٹرل ایشیا کا مسلمان مسلمان ہی ٹھہرے گا، اور اسی طرح اشرف غنی گورنمنٹ کو بھی یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وہ ہی کیناٹ اسٹک ٹو پاور، اس کے لیے وہ درمیان میں وہ نیوٹرل ایلیمنٹ افغانستان کے جو ہیں ان کو آنا پڑے گا، ٹھیک ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا کہ جو ملک میں امن استحکام کے لیے کام کر سکے۔ صحیح۔ اچھا درانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ دیکھا کہ پاکستان اگر سعودی عرب سے، حالانکہ ہمیشہ دونوں کی معاونت جو ہے مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہے، اقتصادی معاملات میں خاص طور پہ سعودی عرب کی پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات میں سعودی عرب کے لیے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب اگر پاکستان جو ہے اقتصادی طور پہ کسی قسم کی بھی کوآپریشن سعودی عرب سے حاصل کرتا ہے تو اس کی کوئی قیمت جو ہے وہ مانگی جائے گی پاکستان سے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا پاکستان اس تعاون سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اقتصادی تعاون کی میں بات کر رہی ہوں صرف۔ دیکھیے قیمت مانگی ہے تو بہرحال ایک اسٹرانگ ٹرم ہوگی کہ قیمت میں ریسپروسٹی ہمیشہ چلتی ہے، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسپروکل بیسس پہ تعاون کرتے ہیں، اور سعودی اور پاکستان بھی اس سلسلے میں کرتے رہے ہیں۔ سعودی عربیہ نے پاکستان کی جو ہے وہ بہت نازک موقعوں پہ مدد کی ہے، پاکستان بھی ہمیشہ سعودیہ کے ساتھ رہا ہے، اس وقت جو ہے تقریباً 2 ملین سے زیادہ پاکستانی سعودیہ کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ یقیناً ایک پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ سعودیہ کے سیکیورٹی کانٹیکس میں پاکستان کی جو حرمین شریفین اور سعودی جو ساورنٹی کے کانٹیکس میں جو اس کی ضمانت دی ہے، پاکستان اس پہ کھڑا ہے، اور اپنا خیال بھی مزید مستحکم ہوگا۔ پازیٹیو نیوٹرلٹی کا میں نے دیکھ کر یہی کیا کہ پاکستان سعودیہ کی سیکیورٹی گارنٹی اور ایران کے خلاف کوئی جو ہے اقدام نہ کرنے کا جو گارنٹی ہے، اس کو پازیٹیو نیوٹرلٹی کی کانٹیکس میں لیا جاتا ہے۔ تو اور اسی طرح پھر اقتصادی لحاظ سے بھی دونوں ملکوں میں جو ہے انویسٹمنٹ کی اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہے۔ اب سعودیہ بھی جو ہے گوئنگ ٹو گو فار دا گرین ٹیکنالوجیز، اور اس کو گریننگ کی طرف اگر جا رہا ہے تو اس میں پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، میرے خیال میں پاکستان اس میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے، اور اس کانٹیکس میں پاکستان کی طرف سے مین پاور سپلائی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سعودیہ کا جو ویژن 2030 ہے اس میں جتنا اس وقت ڈیولپمنٹ کے لیے آئے گا انویسٹمنٹ ہوگی، اس میں پاکستانی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور اطلاعات کے مطابق جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ بھی ملاقات میں جو اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی، اور کوئی نہ کوئی اس پہ فریم ورک بنے گا۔ سعودی عرب کا ایشو یہ بھی ہے کہ اس کی ہیوی ریلائنس ہے آن جو ڈیفنس پرپزز کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ یو ایس اے نے کبھی اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کیا سی پیک کے پروجیکٹ کو بیکاز آف چائنا۔ سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیئر فیوچر میں سعودیز کے لیے بہت پاسبل ہوگا کہ وہ سی پیک کا حصہ بن جائیں ڈسپائٹ کہ امریکنز ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیے سعودیہ کے اندر بھی اب ایک ریئلائزیشن ہے، خاص کر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد، جس میں انہوں نے ایک سرمایہ کا مظاہرہ کیا ہے پرنس محمد بن سلمان کی طرف، اور یہ بات بہت اچھی طرح سے نوٹ کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کراؤن پرنس نے ایران کے سلسلے میں جو سگنل دیا ہے بات چیت کا، اسی طرح ٹرکی کے ساتھ جو ان کا سگنل ہے بات چیت کا، اور ٹرکش پرائم منسٹر جو ہے اگلے 1-2 دن میں سعودیہ کا وزٹ کرنے والے ہیں، تو یہ ایک خطے میں جو تبدیلیاں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سی پیک کا آپ نے حوالہ دیا، سی پیک بذات خود ایک اکنامک پروجیکٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیے سعودیہ جو ہے چائنا کو بھی اتنی تیل بلکہ زیادہ بیچتا ہے جتنا وہ انڈیا کو بیچتا ہے، تو اس لیے چائنا ان کا ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر، تو سی پیک کو سعودی عربیہ اگنور نہیں کر سکتا امریکن پریشر کے باوجود، اور امریکن بھی جلد یا بدیر کہ ریئلائز کریں گے کہ سی پیک انفیکٹ ان کے فائدے نہیں، کیونکہ امریکن کمپنیز ہی کو فائدہ ہوگا
अगर ये बिजनेसेस जो है थ्रू सीपैक बढ़ते हैं या BRI से बढ़ते हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल तो वो अमेरिकन जो है वो उन्होंने भी अपनी जो है पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली लाए। वो टोटल एडवर्सरियल रिलेशनशिप की जगह वो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, वो जो है कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज और उसमें। तो इसलिए ये अब इस वक्त ये चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन मेरे नजदीक सीपैक गेम चेंजर है, न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि पूरे रीजन के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। सही। अच्छा दुरानी साहब, भारत के साथ सऊदी अरब के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की मुसलसल कोशिश रही है कि कश्मीर के इशू के ऊपर सऊदी अरब एक बड़ा इत्तेहादी पाकिस्तान का है, उसका मौक़िफ़ जो है या उसकी फेवर जो है वो हासिल की जा सके। सो आप समझते हैं अब अगर कुछ लोग कुछ दो के मामलात हैं तो उसमें इसके ऊपर भी बात पाकिस्तान की तरफ से की गई होगी या की जानी चाहिए? देखिए बात तो यकीनन जो इशूज पाकिस्तान को दरपेश हैं वो पाकिस्तान अपने यानी पॉलिटिकल लेवल पे अपने सऊदी इंटरलॉक्यूटर्स को बताता है, जिस तरह सऊदी को जो मुश्किलात दरपेश हैं वो हमसे शेयर करते हैं और फिर उसमें जो है एवेन्यूज ढूंढी जाती हैं कि किस तरह से कोऑपरेशन किया जाए। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बताऊं कि अल्टीमेटली पाकिस्तानी और कश्मीरी को ये जंग लड़नी है और लड़ रहे हैं और लड़ते रहें। हाँ, इसमें सपोर्ट आपको जो है सऊदी की तरफ से भी और बाकी ममालिक की तरफ से, मुस्लिम ममालिक की तरफ से कलेक्टिवली OIC एक फोरम है जो आपको एक मॉरल सपोर्ट देता है और इससे ज्यादा आपको ज्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी फाइट है, हमने लड़ना है, अल्टीमेटली हमने कर। सऊदी के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि उन्होंने ये एक फैसिलिटेशन का रोल अदा कर सकते हैं जैसे UAE ने भी अदा किया और जो एक्नॉलेज हुआ। तो इस मामले में ये है कि मुख्तलिफ दोस्त ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ रोल अदा करते हैं डिप्लोमेसी के अंदर, लिहाजा हमें इसको जो है दो इंडिविजुअल्स की दोस्ती नहीं देखना चाहिए, हमें इससे नेशनल इंटरेस्ट देखने चाहिए कि हर मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं और वो उनको सिक्योर करने के लिए कितनी हद तक आप ताउन कर सकते हैं और कहाँ उनकी लिमिटेशन शुरू। अच्छा, कुछ कॉमन इंटरेस्ट भी हैं सर सारे इस्लामी ममालिक के, मिसाल के तौर पे इस्लामोफोबिया। OIC ने शायद अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था, जिसकी वजह से KL समिट कराना पड़ा कुछ रहनुमाओं को, वो भी शायद कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उसमें फुल पार्टिसिपेशन नहीं थी जो इम्पोर्टेंट इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक हैं। तो आपके ख्याल में ये जो दौरा है इस पे कोई बात हो सकती है कि कम से कम OIC के लेवल पे बगैर मतलब किसी रिलक्टेंस के आप ये ओपनली डिस्कस करें और फिर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स भी उठाएं कि खाली बातों से ये बात नहीं बन सकती? देखिए OIC पे कोर इशूज पे तो बात मतलब ये कि जो अल्कोस है उस पे एक पेज पे हैं सब, लेकिन आपने देख लिया कि उसमें भी इसराइल ने कितनी कामयाबियां हासिल कर ली हैं। आउट ऑफ 57 OIC कंट्रीज 33 जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं। इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज रिकग्नाइज इसराइल। तो मुस्लिम उम्मा एक पेज पे नहीं, हमें इस रियलिटी को भी फेस करना होगा और इसीलिए मैं जो है पहले कह चुका हूँ कि हमें अपने ऊपर रिलाई कर और वो रिलायंस ये है कि हम वो ऐसे ताल्लुकात बनाएं जिससे हम अपनी इक्तिसाद को मजबूत कर सकें। आपकी अगर इक्तिसाद मजबूत होती है तो आपका डिफेंस मजबूत होता है, आपकी सियासी पोजीशन मजबूत होती है, आपकी समाजी और सकाफती पोजीशन मजबूत होती है। सही। अच्छा तुरानी साहब, इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा इंटरेस्ट जो है वो जो हमारे तारकीन वतन जो सऊदी अरब में मुकीम है एक बहुत बड़ी तादाद में, और कोविड-19 के तनाजुर में हमने ये देखा है कि जो सूरत हाल हुई, बहुत से लोगों के बिजनेसेस मुतासर हुए, जॉब्स चली गई। तो एक बहुत बड़ा बोझ इक्तिसादियात पाकिस्तानी इक्तिसादियात के ऊपर जो है वो पड़ सकता है अगर खुदा न खास्ता मसाइल का शिकार हो पाकिस्तानी जो वहाँ पर मुकीम है। सो आप समझते हैं कि जो सऊदी अरब का जो विजन 2030 है उसमें पाकिस्तानियों की शमूलियत के हवाले से अगर पाकिस्तान फेवर चाहता है तो इसके बदले भी क्या कुछ फिर डिमांड किया जाएगा, या ये कोई इतनी बड़ी फेवर नहीं है पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की? देखिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 है जी, वो इक्तिसाद का है, वो एक $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो एक नया शहर बनेगा जिससे एक नया पैराडाइम होगा, एक नई पूरी इकोलॉजी एक अलग होगी। अब इस $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि देयर विल बी लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपने ये करना है, इसमें हम ये कि हाथ से हाथ धरे रहने का नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपको वो स्किल्ड
लेबर मैन पावर पैदा करना है जो अवेलेबल हो। तो लिहाजा सऊदी जो है उसको बगैर किसी सियासी उसके वो ये देखेंगे कि उनके लिए जो लेबर अगर उन्होंने इम्पोर्ट करना है उसके अंदर टैलेंट कितना वो स्किल्ड। तो लिहाजा आज के गाँव और सऊदीज ने ये नहीं करना कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई कोटा मुकर्रर कर देना है, कितना होगा तो आपको मिलेगा। ऐसा हो सकता है वो फेवर करें बात अनस्किल्ड जॉब से उसमें, लेकिन स्किल्ड जॉब और ये क्योंकि अब हाईली टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो विजन है 2030 तो उसमें आपको उसके लिए तैयार करना हो। अभी आप सीपैक में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कैपेसिटी की वजह से, आपकी कैपेसिटी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इतने बराबर ले आए ताकि वो इंटरनेशनल लेबर मार्केट में कम्पीट कर सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। इसमें शहजाद ये बड़ा ज़रूरी है कि जो अभी आखिरी सवाल मैंने पूछा दुरानी साहब से, उन्होंने बड़ी उसकी मुदल्लिल जो है वो उन्होंने जवाब दिया कि स्किल्ड जो है ना वर्कर्स हमारे वो बहुत कम हैं सऊदी अरब के अंदर, बहुत छोटी जो मेहनत कश और मज़दूर तबका जो है वो ज़्यादा वहाँ पे है। सो हमें शायद बहुत ज़्यादा ये वक्त की ज़रूरत है कि इस बात पे तवज्जो देनी पड़ेगी जी अपने बिल्कुल। लोगों को और ट्रेन करने में। ये जितनी मैन पावर पाकिस्तान से गई है ये अर्ली 70s और मिड 70s में बहुत गई है, और वजह यही थी कि यहाँ पे जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका नेटवर्क बहुत अच्छा था जो कि बाद में हम उस तरीके से कायम नहीं रख सके। तो ये कंप्लेंट आती है और अक्सर हम ये कोशिश भी करते हैं कि कम से कम उनको एक मिनिमम एजुकेशन टेक्निकल नो हाउ दे के वहाँ पे भेजें। तो आप ये मिसाल के तौर पे कि अगर कोई वहाँ पे 2000 रियाल कमा रहा है तो अगर वो इक्विप्ड होगा किसी नॉलेज से किसी स्किल से तो यही उसकी इनकम डबल हो जाएगी, और आप सोचेंगे जो हमारी रेमिटेंसेज आ रही हैं उसमें भी इजाफा होगा। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है, लेकिन इस पे काम करने की ज़रूरत है यकीनन, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी दौर में पाकिस्तान में हुआ करता था और अब उस तरीके से नहीं है, तो वो यकीनन नहीं है। मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान चौधरी हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद जी हैं। बिल्कुल, जाहिद हफीज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ बहुत साहब। शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, अब हम आ जाते हैं कि जो ये दौरा है इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से, एक तो ये कि जो MOUs साइन हुए हैं, जिन माहिदों के ऊपर गुफ्तगू हुई है, पेशरफ्त हुई है, मैं चाहूँगी कि अगर आप हमें इस हवाले से आगाह करें और अपडेट कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ज़रा थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या माहिदे साइन हुए हैं दोनों ममालिक के दरमियान। जी मिस्टर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे बात करना चाहूँगा कि ये एक इंतहाई अहम दौरा है। इसमें जब प्राइम मिनिस्टर साहब अपने डेलीगेशन के साथ वहाँ पहुँचे तो क्राउन प्रिंस रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान खुद एयरपोर्ट पे उन्हें लेने के लिए आए। उन्होंने वहाँ उन्हें रिसीव किया। फिर आपने देखा कि लेवेंडर कारपेट जो कि सऊदी हॉस्पिटैलिटी का एक सिंबल है वो उन्होंने उनके लिए रोल आउट किया। तो हम ये समझते हैं कि एक एक्सेप्शनल विजिट के दौरान नजर आई। उसके बाद फिर जो कि वहाँ पे डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, 1-on-1 मीटिंग हुई, उसमें तमाम इश्यूज डिस्कस किए गए बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से। उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे भी बात हुई, उसमें जो पाकिस्तानी वहाँ पे कम्युनिटी है उसकी वेलफेयर के हवाले से बात हुई, किस तरह पाकिस्तानी के लिए मजीद वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं उसके ऊपर बात हुई। रीजनल इशूज जो है वो डिस्कस हुए, इस्लामोफोबिया पे बात हुई, खास तौर पर फलस्तीन और कश्मीर के मसले के ऊपर बात हुई, मसला है कश्मीर के हल के ऊपर बात हुई। फिर आपने जितना बात किया कि जी इसमें जो MOUs हुए उसमें 5 MOUs साइन किए गए जी। नारकोटिक्स में कॉपरेशन के ऊपर किया गया, कम्बैटिंग क्राइम उसके ऊपर किया, और ट्रांसफर ऑफ। लेकिन इसमें जो 2 सबसे अहम वायदे हैं जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, उसमें से एक है सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट की जो बात हुई है। बिल्कुल सही। ये वो फोरम है जिससे पाकिस्तान की साइड से प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे और सऊदी साइड से क्राउन प्रिंस उसे लीड करेंगे। हम ये समझते हैं कि ये एक नई डायरेक्शन ऐड करेगा इन द स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। और उसके अलावा आप ये भी समझते हैं कि ये जो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान इंतहाई करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं उन्हें ये नए लेवल पे लेके जाने के लिए हेल्पफुल जो काउंसिल बनी है। दूसरा जो अहम वायदा हुआ वो हुआ कि $500 मिलियन की फाइनेंसिंग फ्रॉम सऊदी डेवलपमेंट फंड। उसमें 6 प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर ये फाइनेंसिंग की जाएगी। उसमें से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं जिनमें ये सऊदी अरब की तरफ से
फाइनेंसिंग की जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि ये उस हवाले से इंतहाई अहम दौरा है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के जो हमारे रिलेशन है उन्हें बढ़ाने के लिए, और खित्ते की और इंटरनेशनल जो इस वक्त इन्वायरमेंट है उसमें जो की इशूज हैं दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट के, उसके ऊपर बात की गई। राइट। फिर प्राइम मिनिस्टर ने इन्विटेशन भी एक्सटेंड की सऊदी क्राउन प्रिंस को, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो हम ये समझते हैं कि जल्द ही इंशाल्लाह उसका पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्किल है। चौधरी साहब ये बताइए, अभी आपने कहा कि कश्मीर पर बात हुई दोनों रहनुमाओं के माबैन, क्राउन प्रिंस का क्या मौक़िफ़ था? क्या उन्होंने बताया वज़ीर आज़म इमरान खान को कि कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब कहाँ खड़ा है? जी, शहजाद उसमें प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें आगाज किया, उन्हें उनके साथ शेयर किया जो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है उस हवाले से, जो उसकी इंटरनेशनल लॉ के हवाले से पोजीशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, और जो उसका इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन है खित्ते की पीस एंड सिक्योरिटी के हवाले से। तो उसमें सऊदी इंटरलोक्यूटर्स के साथ बहुत अच्छी डिस्कशन हुई उसके ऊपर, और इस अमर पर जोर दिया गया कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल की तरफ बढ़ा है। तो मसला कश्मीर के पुरअमन हल की तलाश के लिए दोनों लीडर जो है वो उनके दरमियान बात भी हुई, और इस चीज पर इत्तेफाक हुआ कि जरूरत ही समझती है कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल तलाश किया जाए। जी, पुरअमन हल तलाश करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो तो एक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि यूएन रेजोल्यूशन के तहत इस मसले को हल किया जाए। सो हम समझते हैं या हम यकीन ये रखें कि सऊदी अरब पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद करता है। देखिए शहजाद, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट पे उसकी हिमायत की है। ना सिर्फ उन्होंने बायलैटरली हिमायत की है बल्कि ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे भी पाकिस्तान के कश्मीर के मौक़िफ़ की उन्होंने हमेशा हिमायत की है, हमेशा उसकी तारीफ की है। सऊदी अरब की जो सपोर्ट है हम ये समझते हैं कि कश्मीरियों के लिए वो एक इंतहाई अहम है, उनके लिए मॉरल सपोर्ट भी, उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट भी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट। सही। अच्छा चौधरी साहब, सीपैक में सऊदी अरब का जो किरदार है उसके हवाले से भी क्या कोई पेशरफ, जो ऑयल रिफाइनरी गवादर के ऊपर सऊदी अरब की बननी थी, उसके हवाले से क्या कोई पेशरफ हुई है? इसके ऊपर कोई बातचीत हुई है, बढ़ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ये कहा कि हम ये समझते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसमें ये उसका एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान की मशक्क़त के हवाले से इसका बहुत अहम किरदार है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की मशक्क़त के लिए इसका एक इंतहाई अहम किरदार है। अब ये जिस तरह हमने कहा कि के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी खुला है। बाकी कंट्रीज जो है वो उसमें सऊदी अरेबिया हम ये समझते हैं कि बहुत एक इंतहाई अहम मुल्क है, हम वेलकम करते हैं सऊदी इन्वेस्टमेंट उसमें आए, लेकिन उसके अलावा बाकी भी के हवाले से जो सऊदी इंटरेस्ट है, सऊदी इन्वेस्टमेंट जो आएगी हम उसे वेलकम करते हैं, और हमें उम्मीद है कि इसमें हमें जल्दी प्रोग्रेस नजर आएगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जी, एक आखिरी सवाल कि इस्लामोफोबिया के मौजू पे जो कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं में, और उसके बाद केएल समिट भी हुआ, तो आपके ख्याल में वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर हो गई है? और जल्द क्या हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो काविशें की हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ास तौर पे, तो वो जो अहम रहनुमा हैं मुस्लिम वर्ल्ड के जो कुछ ना कुछ इस पर किरदार अदा कर सकते हैं, वो क्या हमें अनकरीब इकट्ठे नज़र आ सकते हैं इस मौजू पर ख़ास तौर पर? जी शहजाद, इस्लामोफोबिया के हवाले से जिसका मैंने पहले भी बात की, दोनों लीडर्स की जो मुलाकात हुई उसमें इस्लामोफोबिया पे खास तौर पर बात की गई। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस्लामोफोबिया के हवाले से उसकी हिमायत की। पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन लेके आता रहा है इस्लामोफोबिया के हवाले से उसे सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया। फिर अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो प्रपोज किया कि 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाए हर साल एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, तो हम ये समझते हैं कि इन तमाम हमारे जो इनिशिएटिव हैं उसमें सऊदी अरेबिया हमारे साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। चले इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट हमने ये सुना था कि शायद जज्बा खैर सगाली के तौर पे इस दौरे के बाद पाकिस्तानी कैदी जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से कोई ऐलान किया जाएगा। तो चौधरी साहब, इस हवाले से भी क्या कोई मालूमात आपके पास है? ऐसा कुछ हो सकता है? जी, इसमें दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जितना मैंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स के हवाले से एक एमओयू
साइन किया गया है। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है उस हवाले से, पाकिस्तानी प्रिजनर्स के हवाले से। लेकिन पहले भी जब क्राउन प्रिंस पाकिस्तान तशरीफ लेके आए थे, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने उससे बात की और कुछ कैदियों को पाकिस्तानी वहां पे रिहा भी किया गया। तो हम ये समझते हैं कि सऊदी अरेबिया में बिल्कुल एक हमदर्दाना नजरिए से इशू को देखा जाता है पहले भी, और अब भी हम ये समझते हैं कि इसमें हमें ये खास तौर पर MOU के बाद पाकिस्तानी जो बिजनेस है उनके लिए वहाँ पे आसानी पैदा हो। अच्छा, कोई कैदी वापस आ रहे हैं? ये भी खबर बहुत ज़ोर शोर पे थी कि वज़ीर आज़म साहब जाएंगे तो एज अ गुड विल जेस्चर बहुत सारे पाकिस्तानी कैदी जो किसी छोटे मोटे जराइम में वहाँ पे कैद हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। जी शहनाज, जिससे मैंने बताया कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स का अग्रीमेंट हुआ है उस हवाले से ये एक अहम डेवलपमेंट है। और बाकी भी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसकी वेलफेयर के ऊपर बात हुई, और जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स है उनके खास तौर पर उस इशू के ऊपर भी बात हुई। ठीक, और एक सवाल और, ये जो कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहाँ पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हमारी डिप्लोमेटिक कोर है सऊदी अरब में, उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब यकीनन इस पर भी उन्होंने फ़ैसला किया है। तो आपके ख्याल में वो कम्युनिटी की भी कोई शिकायत सुनने का इरादा रखते हैं वज़ीर आज़म साहब, या उनके डेलीगेशन में से कोई और? शहजाद, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा कम्युनिटी की वेलफेयर की बात की। हुकूमत की ये तरजीहात में शामिल है। हमारे जितने भी मिशन हैं पूरी दुनिया में उन्हें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि कम्युनिटी वेलफेयर जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फॉरेन मिनिस्टर साहब ये जो कम्युनिटी वेलफेयर के इनिशिएटिव हैं उन्हें ओवरसी करते हैं। तो उस हवाले से बिल्कुल कम्युनिटी वेलफेयर इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब की आपकी इंटरेक्शन की बात की, तो कल ये एक एंगेजमेंट है कम्युनिटी के साथ, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। ठीक है, बस मैं इसी पे आ रही थी कि उनकी मज़ीद जो मसरूफियात हैं तो आपने बता दिया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात होनी है। कोई और इम्पोर्टेंट उनकी कोई मीटिंग्स हों या आगे कोई मसरूफियात चौधरी साहब जो आप बताना चाहें? जी, उसमें उनकी मुलाकात होगी जी, इमाम काबा से भी उनकी मुलाकात होगी। उसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड लीग उनके सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी, OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ उनकी मुलाकात उनकी मसरूफियात में शामिल है। बहुत शुक्रिया जाहिद हफीज़ चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कोविड-19 की। इस वक्त जो सूरत हाल है, लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज कुछ ख़ास तौर पे सिंध में और कराची में जो ताजर बरादरी है उसकी तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। सूरत हाल वहाँ पर क्या रही, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और आगे जो है किस किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। अब खसारा बस खुदारा। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब।
बैक। नाज़रीन, कोविड-19 की जो इस वक्त खतरनाक सूरत हाल पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं, लेकिन उससे बचने के लिए जो इकदामात हुकूमत बार बार कह रही है इख्तियार करने के लिए एहतियाती तदबीर, उसके ऊपर आज तक तो अमल नहीं हो रहा था। अगर आपने देखा हो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आज सारा दिन हम ये दिखाते रहे कि किस तरीके से जो है, वैसे तो कल मार्केट्स बंद हो गई थी इस्लामाबाद में और पंजाब में, लेकिन कराची में, सिंध में आज जो है वो मार्केट्स बंद हुई हैं और वहाँ पे आज एक जम्मे गफीर था मार्केट्स के अंदर लोगों का, और ऐसा लग रहा था कि शायद इसके बाद मौका लोगों को नहीं मिलेगा दोबारा शॉपिंग करने के लिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन शायद पता नहीं लोगों के गुमान में ये था कि आज ही आखिरी दिन है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी आज अपने मैसेज में यही कहा है कि अपनी ज़िंदगियों को बचाएं। ज़िंदगी है, सेहत है, जान है तो जहान है, ईदें भी हैं, शॉपिंग भी है और सारी खुशियाँ हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, अपने आप को बचाएंगे नहीं, तो फिर खुदा न खास्ता क्या हमें फेस करना पड़ सकता है, ये हम सब जानते हैं। आज एक और जो डेवलपमेंट हमने देखी है कराची के अंदर, वो ये थी कि जो ताजिर इत्तेहाद है वो डटे हुए थे और वो ये कहते हैं कि मार्केट्स हम बंद नहीं होने देंगे, किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। हालांकि हुकूमत ये पहले से कह चुकी है और ये ऑर्डर्स आ चुके हैं बड़े दिनों पहले के। ये क्यों हम समझ नहीं पा रहे हैं और ये रियलाइजेशन अभी तक क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सूरत हाल क्या है, इस हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद डॉक्टर मुमताज अली खान साहब। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा ये फरमाइएगा कि मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग असद उमर साहब ने डिस्कस किया कि एक तो हमें बाहर से वैक्सीन आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी जो इसकी प्रोडक्शन है वो भी शुरू है। सो NIH जो है वो पाकिस्तान का जो एलीट इंस्टीट्यूशन है वैक्सीन प्रोडक्शन में, सो कैपेसिटी के हवाले से बता दें, प्राइवेट सेक्टर कितनी बना सकता है, NIH कितनी बना सकता है, और ये कि आइंदा आने वाले अरसे में हमें इसमें कितनी सपोर्ट मिलेगी अपने जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने का। NIH चाइनीज कंपनीज के काफी अच्छे से काम कर रहा है, और अगर आप याद ट्राइब जो है पाकिस्तान में मुनक़िद है कि मुख्तलिफ साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में, और अब एक कंपनी चाइनीज वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है और NIH एक जॉइंट वेंचर के साथ पहला। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आपसे हम दोबारा राब्ता करते हैं, कोई थोड़ी ऑडियो का मसला है तो फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम चाहेंगे कि ये इस तरह डिस्टर्ब वाज़े तौर पे समझ हमें भी आ जाए और हमारे नाज़रीन को भी, तो दोबारा आपसे राब्ता करते हैं। इसलिए जो बात थी कि भारत में जो वैक्सीन बन रही है उसकी कॉस्ट अगर आप कंपेयर करें और जो वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, उसकी कॉस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क सिर्फ वजह यह है कि वहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं और उस वजह से उनकी वैक्सीन बन रही है। अगरचे भारत के अंदर वो वैक्सीन की कमी हो गई है, उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करना उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन बात वही है कि आपके यहाँ पे जो वैक्सीन बन सकती है और उसकी कॉस्ट क्या आएगी। और चलें, हुकूमत तो फ्री दे रही है आपको वैक्सीन, सो हुकूमत के ऊपर बोझ कितना कम पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हुकूमत बाहर से इम्पोर्ट करती है तो कुछ ना कुछ पैसे तो वो देगी। तो हो रहा है जी एग्जैक्टली, तो यही मेरा सवाल था कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितनी वैक्सीन पर डे पर मंथ हम बना सकते हैं और फिर उसको एडमिनिस्टर भी करना है, और क्या जो प्राइवेट सेक्टर में हमारी फार्मा कंपनीज हैं क्या वो भी इतनी सलाहियत रखती हैं कि वो भी चाइनीज या किसी भी कंपनी के साथ इश्तराक करके कुछ इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अच्छा, इस वक्त जो मस्बत केसेस की शरह है वो 8.5% है, which is very high, which is alarming। और उसके बावजूद जो सूरत हाल हमने देखी है, ये तो मार्केट्स खुली थी तो हमें नज़र आ गया कि लोग जो हैं वो उनको किस हद तक इस बात का इदराक है। डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे ख्याल में आप कंटिन्यू करें। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? अब जी मेरी आवाज़ ठीक है। जी आपकी आवाज़ भी बिल्कुल सही आ रही है। तो सवाल ये था कि NIH और पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर कितनी तादाद में, उनकी क्या कैपेसिटी है कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन है उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? इस पे कोई डेफिनेट एट दिस स्टेज मैं नहीं बता सकता कितनी कैपेसिटी है, लेकिन वी हैव दिस कैपेसिटी। पाकिस्तान में ऑलरेडी वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म के बन भी रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में NIH के पास भी ये कैपेसिटी मौजूद है। पूरा सीरा डिवीजन मौजूद है जिसमें ऑलरेडी रेबीज वैक्सीन, टेटनस वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन और ये काफी सालों से बन रहे हैं, सदियों से, पिछले 10, 12, 15 साल से ये कैपेसिटी मजीद एनहेंस हो गई है। तो इस साल चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग के साथ NIH से भी जॉइंट वेंचर किया है और अभी रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया है एंड वी हैव स्टार्टेड वर्क, और इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक या अगले महीने की शुरू तक हमारे पास पहला बैच इस वैक्सीन का आ जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या उसकी कोई तादाद भी बता देना, आपकी कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी का तो अंदाजा होगा आपको? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इसमें कुछ नहीं बता सकूंगा कितनी कैपेसिटी है, लेकिन जाहिर है
पूरे मुल्क की डिमांड को हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, कुछ वैक्सीन बाहर से लेंगे, कुछ हम अपने बनाएंगे, लेकिन वी हैव दिस कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन इन पाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब ये क्या पहले एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पे बनाई जाएगी या फार्मूला इस वक्त मौजूद है और वो बस बना के और उसको फिर लगाना जो है शुरू हो जाए? चाइनीज काउंटर पार्ट है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे पास, और यहाँ पे NIH में कैपेसिटी मौजूद है, रॉ मटेरियल वहां से आएंगे और बाकी प्रोसेसिंग इंशाल्लाह यहाँ पे NIH में होगी सारी की सारी। अच्छा, ये इसमें ये जो मिनिस्टर ने आज बात की और इंकशाफ किया कि कैंसिनो जो ये वैक्सीन है या ये बनेगी यहाँ पे, तो क्या डिफरेंस है साइनोफार्म में और उसमें? क्योंकि जो सरकारी तौर पे साइनोफार्म जो है वो एडमिनिस्टर हो रही है, इंजेक्ट हो रही है अभी तक ज़्यादातर पाकिस्तान में मरीजों को या वैसे लोगों को। इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का और इनके डोजेस का। कैंसाइनो का सिंगल डोज है और जो साइनोफार्म है वो दो डोजेज में हम एडमिनिस्टर करते हैं। इस वक्त ज्यादातर जो पब्लिक को लग रही है या जो हमारे 40 ईयर्स एंड अबव लोगों को लगा रहे हैं वो साइनोफार्म है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पास कैंसाइनो के भी स्टॉक मौजूद है जो हम मोर देन 65 के जो हमारे बुजुर्ग है इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में उनको भी लगा रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा रिसेंटली हमें एस्ट्राजेनेका भी कुछ तादाद में मिल गई है। तो वैक्सीन तो काफी सारे हैं और इनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। वन क्विक क्वेश्चन सर, वन क्विक क्वेश्चन के ये जो वैक्सीन आप तैयार करेंगे ये सरकारी तौर पर लोगों को लगाई जाएगी या आप मार्केट में भी ये देंगे लोग जो निजी अस्पतालों से लगवाना चाहें? अभी तक तो टोटल वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट लगाई जा रही है, तो इन फ्यूचर भी उम्मीद यही की जा सकती है कि ये फ्री ऑफ कास्ट पब्लिक को लगी। ठीक, सही। अच्छा, और इस वक्त सूरत हाल के बारे में भी अगर आप काइंडली थोड़ा सा अपडेट करते हैं डॉक्टर साहब के क्या आपको लग रहा है ये केसेस जो हैं ये इनमें कुछ कमी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है, तो ये क्या आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि कोई कमी होगी केसेस? आपके पास सही है, केसेस पहले हमारे तक 11-12% तक पॉजिटिविटी पहुंच गई थी और आज की जो पॉजिटिविटी है वो 9.58% है, तो काफी डाउनफॉल आया है। और हमारे पास जो पिछले हफ्ते एक दिन के डेथ थे वो 201 थे पूरे पाकिस्तान में, और आज की जो डेथ रेट है वो 120 डेथ पर डे है। तो ये बेहतर है सूरत-ए-हाल, लेकिन जो हालात है जो आप देख रहे हैं मार्केटों में सूरत-ए-हाल, जो ईद के दिन शॉपिंग है ईद से पहले और पिछले साल के बारे में अगर हम याद करें तो ईद के बाद हमारे पास अच्छे खासे केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो इस साल भी यही डर है कि अगर हमने प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, SOPs फॉलो नहीं किए, लॉकडाउन को ऑनर नहीं किया, तो हमारे पास इसी तरह केसेस बढ़ते जाएंगे और खुदा ना खास्ता ईद के बाद, ईद के 10-15 दिन बाद हमारे पास अच्छे खासे केसेस रिपोर्ट हो जाएंगे। अल्लाह करे कि लोग जो है वो इस बात को समझ जाएं, इस वक्त की संगीनी को समझ जाएं, सूरत हाल की संगीनी को, और एहतियात करें ताकि ईद के बाद जो हमारे पास मालूमात आए वो ऐसी हों कि जो अलार्मिंग ना हो, सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज़ अली खान साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है और जाते जाते भी मैं यही करूँगी कि एहतियात एहतियात और एहतियात ही सिर्फ इस वक्त एक बचने का तरीक़ा है और आपको एहतियात करनी है। मुशल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।